पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्तान में एक जलसा किया और इस हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी है वो कंफ्यूज नजर आई। पहले हुकूमत कहती रही कि किसी सूरत ये जलसा नहीं होने देंगे। इस हवाले से पुलिस गर्दी पूरी तरह से की गई, रियासती फोर्स का इस्तेमाल किया गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बाकायदा तौर पे अपने एक सियासी वेपन के तौर पे हुक्मरान जमात ने इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, बैरियर्स लगाए गए, टीयर गैस हुई, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन फिर जब मुख्तलिफ सियासी जमातें इस बात पे बज़िद रहीं और उनके वर्कर्स आना शुरू हो गए और काफ़ी तादाद में आना शुरू हो गए तो बैरियर्स भी हटाने के हुक्म दे दिए गए और जो गिरफ्तार चंद लोग थे, सियासी कारकुनान थे, उनको भी छोड़ दिया गया, जिससे हुकूमती पसपाई हमें बाकायदा तौर पे नज़र आई। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यकीनन एक लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, क्योंकि जिन सीनियर हुकूमती वज़रा से हमारी बात हुई, जो कि यकीनन इलेक्टेड वज़रा है, इलेक्ट होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करके आए हैं, वो इस हवाले से एक मुख्तलिफ राय रखते हैं कि ये जलसा होने देना चाहिए था और रुकावटें नहीं डालनी चाहिए थी हुकूमत को। अब ये कौन साइंसदान थे जिन्होंने ये फैसले किए थे, उसकी यकीनन वज़ीर आज़म को भी तलाश होगी और सीनियर वज़रा को भी तलाश होगी। और इस हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चल के शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब, उनसे भी मालूम करेंगे, क्योंकि मुल्तान उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। आज के नाज़रीन, जलसे में जो एक अहम चीज़ थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वादा, जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको याद करवाया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म बने थे और पहली दफ़ा उन्होंने अपोजिशन की एजिटेशन की जब बातचीत शुरू हुई थी, कहा था वो कंटेनर भी देंगे और खाना भी देंगे। तो आज गिलानी साहब ने बाकायदा उनका शुक्रिया अदा किया कि वज़ीर आज़म ने अपना आधा वादा इस हवाले से पूरा कर दिया। किस वादे का जिक्र कर रहे थे, आइए देखते हैं। जो मर्जी करे, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे, धरना देना देंगे। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूँ कि आप और मौलाना फजल रहमान एक महीना गुजार के हम मान जाएंगे। जो भी आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूँ। असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है, बेशक मचाएं। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। बेशक आके वहाँ डी चौक पे कंटेनर लगा लें, हम बल्कि आपको खाना भी पहुँचा देंगे। आपने असेंबलियों में करना है, जो भी खुल के करें। मैं बहुत मशकूर हूँ हुकूमत का, उन्होंने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वादा किया था पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप जलसा करें अपोजिशन, मैं कंटेनर भी दूंगा और मैं खाना भी दूंगा। उन्होंने आधा वादा पूरा कर दिया, कंटेनर आ गए। जी नाज़रीन, आपने देखा, अब ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि खुद एक सियासी स्ट्रगल के जरिए आई। और आपको अगर 2014 के मनाजिर याद हों तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त बतौर अपोजिशन लीडर जब रेड जोन में एंटर हो रहे थे तो बाकायदा मास्क उन्होंने पकड़ा हुआ है। इसी तरह से पुलिस ने टीयर गैसिंग भी की थी, लाठी चार्ज भी हुआ था, लेकिन सियासी जो जलसा था, सियासी कुव्वत थी, उसको रोका नहीं जा सकता। और जो 2014 में भी हमने देखा और आज मुल्तान में भी देखा। अब जो 13 दिसंबर को PDM लाहौर के लिए बाकायदा ऐलान हुआ है जलसे का, उसको अगर रोकने की वही गलती दोहराएगी या गिरफ्तारियां करेगी तो क्या इससे सियासी प्रॉब्लम्स हुकूमत के लिए ज़्यादा बढ़ेंगे या नहीं? तो हुकूमत को देखना चाहिए कि जब वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा कह रहे हैं कि इन सियासी एक्टिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो कौन से ऐसे साइंसदान हैं जो चाह रहे हैं कि अपोजिशन जमातों को वो ऑक्सीजन मिले जिससे कि ये लगे कि अपोजिशन की जितनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट है उसमें बाकायदा तौर पे एक इंक्रीज़ हो रहा है, वो स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है। और ये साइंसदान हुकूमत के अंदर बैठ के ही हुकूमत का नुकसान करें और वज़ीर आज़म साहब को उनको देखना चाहिए। और वक्त नाज़रीन देखें कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। अभी हम 2014 की बात कर रहे थे, आज मुल्तान के जलसे में जो डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बहन, छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी को कहा था कि मुल्तान के जलसे में जाएं और वहाँ पे बाकायदा तौर पे उन्होंने एक तकरीर भी की। और आज उनके सियासी कैरियर का बाज़ाब्ता इसको आगाज़ भी कहा जा सकता है। और हुकूमत ने भी, बुज़दार हुकूमत ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी आसफा भुट्टो की इस हवाले से इंतहाई
ज़्यादा मदद की। जो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आसफा भुट्टो को बनने में हुकूमत ने मदद की, वो हम वो विजुअल अगर देख सकें जहाँ पे वो गाड़ी के अंदर बैठ के विक्ट्री का साइन बना रही हैं, और इस विक्ट्री के साइन को जब आप देखते हैं तो इसके बाद जब ये गाड़ी मूव करना शुरू होती है और तो तमाम बैरियर्स पीडीएम की जमातें आना शुरू होती हैं, हट जाते हैं। ये पहली विक्ट्री थी अपने पॉलिटिकल कैरियर की लॉन्च पे जो आसफा भुट्टो को मिली, और आसफा भुट्टो ने जो आज तकरीर की बिल्कुल शॉर्ट, कंसाइज, टू द पॉइंट, और बहुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो जियाले थे उनको इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की झलक भी नजर आई। उनकी आवाज़ में उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बोलती हुई नजर आई। और आसफा भुट्टो ने जो आज बात की, क्या बात की, आइए देखिए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारा भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। जी नाज़रीन, ये अल्फाज भी वही थे कि जब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे प्रेशर पड़ता था तो इसी तरह की डिफाइंस की पॉलिटिक्स, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स, उसकी सिंबलिज्म को आज आसफा भुट्टो ने बाकायदा तौर पे एक दफ़ा से नई ज़िंदगी बख्शी है। और इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो ट्रेजिडी रही है, भुट्टो ख़ानदान के साथ जो ट्रेजिडी रही, आपको एक बड़ा रेयर क्लिप दिखाते हैं कि आज आसफा ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया, लेकिन ये बच्चे बिलावल, बख्तावर, आसफा अपनी वालदा को 2007 में इन्होंने खोया था। और अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहयात होती, ज़िंदा होती, शहीद ना हुई होती, तो वो उनकी सियासी तरबियत शायद मुख्तलिफ करती। एक रेयर क्लिप आपको दिखाते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करती थी और ख़ास तौर पे आसिफा को किस तरह से प्यार से बुलाती थी। जी नाज़रीन, और एक इंतहाई इंप्रेसिव लॉन्चिंग सियासी कैरियर की आसफा भुट्टो की। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, और ये भी जानेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पीडीएम का जलसा कैसा रहा। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। पहले थोड़ी बात कर लें आज के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की। आपकी होम पिच के ऊपर जलसा हुआ, हुकूमत की इस हवाले से स्ट्रेटजी क्या थी? जलसा होने देना था या नहीं होने देना था, और क्या बिल आखिर ये हुकूमती कन्फ्यूजन की वजह से पीडीएम का जो जलसा है उनके एडवांटेज में गया? देखिए आशीष साहब, मेरी राय तो बड़ी क्लियर थी पहले दिन से। जब गुजरांवाला का जलसा पहला होने वाला था तो मशावरत हुई, और मैंने अपने दोस्तों से यही सियासी मशावरत की और अपनी क़यादत से भी यही कहा कि जलसा होने दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने देखा गुजरांवाला का जलसा हुआ, क्या हुआ, इतना बेरब्त जलसा था। एक जमात का कारकुन दूसरे कायद को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हत्ता के नौबत यहां तक आई जब मौलाना खड़े हुए तकरीर के लिए तो पिंडाल खाली हो चुका था। आप देखें, इनमें पीडीएम जो है इसमें कोई रब्त नहीं, कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं है। ये एक मनफी अलायंस है, एक वक्ती अलायंस है, ये देरपा नहीं है। यही नून, यही पीपल्स पार्टी दस्तों गिरबा होगी, मुस्तकबिल में देखिएगा ये आमने सामने होंगे। इस वक्त ये खाइफ हैं और इनके मफादात हैं जिन्होंने इनको जोड़ा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक मुल्तान का ताल्लुक है, मेरी राय में कासिम बाग में जलसा होने देना चाहिए था और इनकी कलाई खुल जाती, नजर आ जाता कि कितने लोग पिंडाल में जमा होते हैं। घंटा घर चौक जहां जलसा किया है, मेरा तो घर है, मैं तो जानता हूं, रोज वहां से गुजरता हूं। छोटी सी तंग जगह है, उसमें चंद हजार लोग जमा कर लेने और कह देना कि एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा है, ये तो हकायक के बरक्स है। बिल्कुल कोई बड़ा जलसा नहीं था। मैं समझता हूं कि बिल्कुल रुकावटों की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी आज कल भी ये राय थी, आज भी है और कल भी मेरा मशवरा ये होगा कि सियासी अमल को जारी रहना चाहिए। सियासी अमल इंतजामी तरीकों से आप हल, सियासी मसाइल का सियासी हल निकलता है और निकलना चाहिए। लोग बहुत समझदार हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि लोग बारीकियों तक जाते हैं और लोग बात की तह तक पहुंचते हैं। लोग आते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अपनी राय खुद कायम करते हैं। इस वक्त
लोगों में ये तासुर आम है कि ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। जब मुल्क में 8.5% पॉजिटिविटी रेट चल रहा हो तो इस किस्म के भाई जलसे जरूर कीजिए, जलसे माजी में भी होते रहे, आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन वक्ती तौर पर इस सेकंड वेव का मुकाबला करने के लिए कौमी तावन दरकार है। और हुकूमत ने इनसे यही दरखास्त की थी कि वक्ती तौर पर आप ठहर जाइए और उसके बाद जब हालात नॉर्मल आए हों आप जरूर जलसे कीजिए। पहले आपने देखा कि यही राग अलापते थे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, आज वो कहते हैं कि कोविड-19 जिस पे पूरी दुनिया फिक्रमंद है, दुनिया की मईशत को उसने हिला के रख दिया है, वो कहते हैं कोविड-19 की तो अहमियत ही नहीं है और हमने तो किसी और चीज का मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है। किसका मुकाबला करना है? किसी का नहीं, अपने मफादात का दिफा करना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वजीर आजम ने भी एक अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि आपकी काबीना के कुछ लोग वुज़रा घबरा जाते हैं, आप भी कह रहे हैं जलसा होने देना चाहिए था। तो फिर कौन लोग हैं जो ये रोकने की कोशिश कर रहे थे? और खुर्शीद शाह साहब ने भी आज का शुक्रिया अदा किया हुकूमत का, दीगर लीडरान ने भी हुकूमती इकदामात जो रोकने के उनका शुक्रिया अदा किया कि जलसे को जितनी पब्लिसिटी आपने रोकने के इकदामात से की, जो 2 घंटे का जलसा था वो 6 दिन आपने जलसे को उस पर कवरेज दी, हाइप दी। तो ये किस किस्म के एडवाइजर्स थे जिन्होंने ये फैसला किया था? मेरे भाई, आपने दुरुस्त कहा, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं कि इस जलसे को बिला वजह हाइप दी गई। इस जलसे में कुछ नहीं रखा था। इनका बयानिया जो है वो लोग सुन चुके हैं, कोई नई बात कहने को नहीं है। और आप देख रहे हैं कि लोग इनकी बात पर इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। लोगों के इल्म में है कि मुल्क की जरूरियात क्या हैं, लोग जानते हैं मईशत की जरूरत क्या है। मईशत इस्तेहकाम चाहती है। लोग जानते हैं कि खित्ते के हालात क्या हैं। वो है जो खित्ते के हालात हैं, पाकिस्तान का शहरी बाशऊर है और वो समझता है कि सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना मईशत के मफाद में है, ना इंसानी जानों के मफाद में है, ना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मफाद में है। तो लोगों के शऊर को हमें उन पर एतमाद होना चाहिए था और होना चाहिए। मेरी राय में ये जिसने भी फैसला किया ये एक ओवर रिएक्शन था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर कासिम बाग में जलसा होने दिया जाता तो ये पिंडाल आपको और आपके कैमरे दिखाते, खाली पिंडाल दिखाते और इनकी कलाई खुल जानी थी। ये तो इनको बिला वजह हाइप मौका मिल गया और तंग जगह पे इन्होंने तकरीरें कर दी जो नई बात नहीं थी, वही घिसी पिटी बातें जो पहले कर चुके हैं दोहरा दी। ठीक है, आप कह रहे हैं घिसी पिटी बातें, इखलाक से गिरी हुई की। राइट, अच्छा, मैं गिरी हुई बातें की, उन पे भी थोड़ा आते, लेकिन एक नई चीज भी थी आज के जलसे में और वो आसफा भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री, और वो भी मुल्तान से, आपके अपने शहर से, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आसफा की आज की जो लॉन्चिंग है और ख़ास तौर पे जब वो गाड़ी में आ रही थी, विक्ट्री साइन उन्होंने बनाया, बैरियर सारे आज यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लगाए गए थे वो गिराए गए। तो अच्छी लॉन्चिंग दी गई है आसफा भुट्टो को आज हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत और जिन लोगों ने वो बैरियर्स लगाए थे, और फिर आसफा को विक्ट्री साइन बना के एक हिस्टोरिक लॉन्चिंग का मौका दिया गया। देखिए, इसको आप हिस्टोरिक कह सकते हैं। देखिए, उन्होंने पहले कह दिया था क्योंकि बिलावल कोविड पॉजिटिव हो गए थे, वो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी बहन से दरखास्त, आई बिस्मिल्लाह, आए खिताब करें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उनसे क्या हो गया? ऐसी लॉन्चिंग तो बिलावल की 4 मरतबा हो चुकी है। लॉन्च करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, क्रैश लैंड करते हैं, फिर लॉन्च होता है, फिर क्रैश लैंड करते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? ये देखें, सियासत में ये चीजें होती रहती हैं। सियासत में एक नई जनरेशन को आने का मौका मिलना चाहिए, आए, जरूर बात करें। अगर उनकी बात में कोई वजन होगा लोग सुनेंगे, अगर उनकी बात बेमानी होगी और उनका माजी लोगों को भूला नहीं है तो वो भी सामने आ जाएगा। लोगों पर एतमाद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि लोग तराजू में रख के तोलना जानते हैं, लोगों की असलियत पहचानते हैं कि कौन कहां से बात कर रहा है और उसका माजी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप एक इंतहाई मंझे एक्सपीरियंस पाकिस्तान के सियासतदान हैं और मुल्तान जैसा शहर जिसने इस मुल्क को वज़ीर आज़म भी दिए, वज़ीर ख़ारजा दिए, बड़े बड़े सियासतदान दिए, वहाँ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन सब मुल्तान की कंट्रीब्यूशंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपका नाम उन्होंने नहीं लिया। इसकी आपके ख्याल में क्या वजह थी? ये उनकी मेहरबानी है। देखिए, मेरा और उनका हम साथ भी रहे
और हमने सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला भी किया और कई जनरेशन से करते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने भी हमेशा कोशिश की है कि इखलाक के दायरे के अंदर रह के बात करूं और वो भी इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए बात करते हैं, जो अच्छी बात है। हमारी एक अपनी रवादारी है, हम उस रवादारी का पास करते हैं। अच्छा शामिम कैसा आपकी कंट्रीब्यूशंस भी हैं और रेमंड डेविस के इशू पे आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था और शायद उन चंद आप पाकिस्तानी सियासतदानों में से हैं जिन्होंने एक प्रिंसिपल इशू पे इस्तीफ़ा भी दिया था। और आज आपका जिक्र ही बतौर वज़ीर ख़ारजा नहीं था, बाकी सबका उन्होंने जिक्र किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, मुल्तान में आप थ्रेट है उनके लिए जो, और गिलानी साहब खुद भी काफ़ी वसी दिल रखते हैं, वज़ादार आदमी हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि ऐसा वो करेंगे? देखिए, वो जिक्र करें ना करें बेमानी है, मेरे लिए बेमानी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लोग सब चीज़ों को जानते हैं। मुल्तान के लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं, मेरा माजी भी जानते हैं, उनका माजी भी जानते हैं, मेरे हाल से भी वाकिफ़ है, उनके हाल से भी वाकिफ़। तो ये बेमानी है। लोगों अपनी राय कायम करने का लोगों को मौका मिलना चाहिए। जिक्र वो नहीं है कि एक तकरीर में क्या है, जिक्र वो है कि आम महफिलों में बैठक में बैठकर किसकी अमानत, किसकी दयानत की कौन क्या बात करता है, इसका जिक्र होता है। राइट। अच्छा फॉरेन मिनिस्टर साहब, कुछ बात करते हैं। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के शहरी बहुत बाशऊर हैं और रीजनल सिचुएशन का भी आपने जिक्र किया। हाल ही में जो अमेरिका के और भारत के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो उनकी रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा वार्म अप हो रही है। अगर इसकी मिसाल ली जाए तो बीका के हवाले से जो एग्रीमेंट साइन हुआ, इसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें उनकी एयरफोर्स के लिए काफ़ी सहूलत है, रेडार, सबमरीन, नेवी के लिए काफ़ी इंटेलिजेंस वगैरह वो शेयर करेंगे। साथ लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 का है। कॉमकासा है हमारे पास, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018। और अभी जो बाइडन साहब ने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस की है, उसमें काफ़ी सारे लोग इंडियन अमेरिकन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं। तो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसको आप किस तरह देखते हैं और ये पाकिस्तान को अफेक्ट कर सकती है, और पाकिस्तान इस हवाले से जो रीजनल चेंजिंग सिचुएशन है उसको बैलेंस किस तरह से कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नए मुआहदे हुए हैं, बिल्कुल हमें उन पर नज़र रखनी है, क्योंकि हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और आपने देखा कि एक सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ हिंदुस्तान के साथ, जो मेरी राय में एक डिस्क्रिमिनेटरी मुआहदा है, इम्तियाजी सलूक बरता गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उससे भारत को एक एज देने की कोशिश की जा रही है। और उस पर पाकिस्तान से बढ़कर उनकी नज़र जो है वो चीन पे भी मुझे दिखाई देती है। कंटेन करना है, और भारत अपने आप को पेश कर रहा है कि वो इस खित्ते में एक अहम मुल्क है, एक अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है, और वो अपना एक रोल प्ले कर सकता है। ये उनका ख्याल है, मेरी नज़र में चीन का मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट यकीनन हो रहा है, जिस पर पाकिस्तान की उस पर नज़र है, और हम इससे गाफिल नहीं हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये जो बीका एग्रीमेंट है, ये ख़ास तौर पे भारत को इसकी ज़रूरत महसूस हुई, या आपने जिक्र किया कि चाइना के हवाले से भी इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है कि एयरफोर्स टू एयरफोर्स जो कोऑपरेशन है, जो उनकी नेवी के साथ कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जो 2019 में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के रिस्पॉन्स थे, उसके बाद भारत ये एग्रीमेंट जो यूएस के साथ कर रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और पाकिस्तान की तो F-16 के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस है, उस हवाले से अब पाकिस्तान इस मसले को टेकअप कर रहा है अमेरिका के साथ। देखिए, अभी तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आने वाली है, प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन की, अभी तो इस वक्त तो वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और उनका ये एक बयानिया है वो यही है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां संभाल नहीं लेते, हम अभी लोगों से कोई फॉर्मली इंटरैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब वो इंटरैक्ट करेंगे, वो पाकिस्तान की अहमियत से गाफिल नहीं है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन हैं, वो खारजा अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं,
वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, उनसे कई नशिस्तें हुई हैं, तो वो मंझे हुए खारजा अमूर पर खासी वो बारीक नज़र रखते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके साथ, और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उन्होंने नामजद किए हैं एंथनी ब्लिंकन, वो भी एक मंझे हुए डिप्लोमेट हैं। तो इनके साथ इंगेज यकीनन हमारी जो हुकूमत है उनके साथ इंगेज करेगी। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और ये जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, अगर उसमें कोई वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हम अपनी तशवीश का यकीनन जिक्र करेंगे। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर साहब, जो अफगानिस्तान आपने हाल ही में दौरा भी किया वज़ीर आज़म साहब के साथ, वहाँ पे जो इस वक्त पीस प्रोसेस है, आपके ख्याल में भारत उसे सैबोटाज करने की कोई कोशिश कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस तरह से कोशिश कर रहा है? अरशद शीर साहब, मेरी नज़र में भारत एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है, और मैं कहूँगा, कहने की जसारत कर रहा हूँ, कर रहा है। भारत चाहता है, उनकी ख्वाहिश है कि एक टू फ्रंट सिचुएशन कायम रहे। उसको इसमें अपने लिए एक एडवांटेज दिखाई देता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हमें उसमें अपना मफाद दिखाई देता है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो अदम इस्तेहकाम है या वहाँ बिगाड़ है, उससे हम मुतासिर होते हैं। देखिए, आज भी भारत में तो कोई अफगानी नहीं है। आज भी तकरीबन 30 लाख के करीब अफगान शहरी जो हैं पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं, रेफ्यूजीज़ हैं। हम चाहते हैं अमन हो, बाइज्जत तरीके से अपने घरों को लौटे। हम चाहते हैं अमन हो और उसके ज़रिए हमारी बायलैटरल ट्रेड में इजाफा हो। हम चाहते हैं अमन हो, इस्तेहकाम हो, जिससे कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी से जो हमें फ़वायद मिलने हैं, एनर्जी के हैं, जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आ सकती है, जो गैस की पाइपलाइन बिछ सकती है, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम हमारी ज़रूरत है, इस खित्ते की ज़रूरत है। और जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका भी फ़ायदा पूरे रीजन को, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं बशमूल अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे मफाद में है अमन, भारत के मफाद में बिगाड़, तो इसलिए वो स्पॉइलर का रोल अदा करते हैं। और ये हमारी जो अफगानिस्तान में नशिस्त हुई, काबुल में नशिस्त हुई, मेरी जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं हनीफ अकबर साहब, मैंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा कि उन्हें स्पॉयलर्स पर नज़र रखनी चाहिए। और मेरी नज़र में भारत एक स्पॉयलर है। भारत एक स्पॉयलर है। हमारे पास तो अब अदाद शुमार है, और हमने उस डॉसियर के ज़रिए आपके सामने, कौम के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश कर दिया है कि किस तरह भारत यहाँ दहशत गर्दी की पुष्पनाई कर रहा है, किस तरह उन्होंने टेररिस्ट कैंप्स कायम कर रखे हैं, किस तरह वो हमारी पड़ोस की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, टेररिज्म को फंड कर रहा है। ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब, आज पीडीएम के जलसे में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी चंद इल्ज़ामात लगाए गए आपकी हुकूमत पे, और एक था कि इजराइल को कुछ रिकग्नाइज करने की छुप छुपा के कोशिशें हो रही हैं, कश्मीर की तरह फ़लस्तीन पे भी ये हुकूमत सौदेबाजी करिए। इस तरह के इल्ज़ामात आज पीडीएम के जलसे से आए, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप, तो पॉलिसी स्टेटमेंट? जी बिल्कुल करना चाहूँगा। पहली बात, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, जानते हुए कि इस पर हकीकत नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म का बयान आ चुका, दफ्तर खारजा का वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका। मेरा स्टेटमेंट जो मैंने नाइजर में 2 दिन पहले दिया है, 27 नवंबर को जो मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ पेश किया है, अगर उसी को उठा के देख लें तो उससे वाज़े हो जाएगा कि फ़लस्तीन के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है और इजराइल के बारे में हमारी क्या राय है। उसमें कोई अभाव नहीं है, क्लैरिटी है। इसी तरह ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि ये अपनी सियासत में इतने महव हो चुके हैं और अपने मफादात के इतने ग़ुलाम हो चुके हैं कि ये तमीज़ नहीं कर पाते कि क्या हुकूमत को नुकसान पहुंचाना मकसूद है या रियासत पाकिस्तान को। ये अपने ही बयानिया से हिंदुस्तान की ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो अभी आपने देखा कि अभी इजलास शुरू नहीं हुआ था,
तो वहां हिंदुस्तान से खबर आनी शुरू हो गई कि OIC के एजेंडे पे कश्मीर का जिक्र ही नहीं है, कश्मीर एजेंडे पे नहीं है। और फिर ये आपके सामने जो रेजोल्यूशन आया, अगर आप वही जो 57 मुल्कों का मुत्तफिका रेजोल्यूशन है जो OIC के इजलास में 47वें इजलास में मुत्तफिका तौर पर पास हुआ है, उसको पढ़ के देख लीजिए। उससे वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह खड़ा है, कश्मीरियों के साथ तन मन धन हर तरीके से उनके साथ खड़ा है, और इंशाअल्लाह उनके मफादात का कोई ज़ी वकार पाकिस्तानी, कोई बाशऊर पाकिस्तानी, कोई खुददार पाकिस्तानी सौदा करने का सोच भी नहीं सकता। जब ये जबान आप इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी और की बात करते हैं, अपने लोगों को मायूस करने की कोशिश करते हैं, अपनी अफवाज को मायूस करने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूं ये एक मनफी सोच है, और इन्हें मुल्की मफादात को अपनी सियासत और अपने सियासी मफादात के ताबे नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी मुलाकात UAE की स्टेट मिनिस्टर के साथ भी हुई, और तस्वीर से तो हमें अंदाज़ा हो रहा था कि आपने पाकिस्तानी वर्कर्स के वीज़े का इशू जो है बड़ा पैशनेटली इस मीटिंग में रेस किया। तो रिस्पांस क्या आया कि किस वजह से पाकिस्तानी नए वर्क वीज़ाज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, और पाकिस्तान उन 12-13 ममालिक की कैटेगरी में है जिसमें कि इराक भी है, ईरान, टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान? आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे यकीनन मुलाकात की एक बुनियादी वजह यह भी थी कि मैं इस मसले पर जिस पे पाकिस्तान में एक तशवीश पाई जाती है उनकी खिदमत में अपना मौक़िफ़ पेश करूं और उनसे पूछूं कि ये क्या वजह है कि नए वीज़ों के इजरा पर पाबंदी लगाई गई है। मुझे ये बताया गया दो चीज़ें। नंबर एक, जो वीज़े जारी हो चुके हैं उनमें से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, और वो लोग जिनके वीज़े लग चुके हैं वो आसानी से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई कदगन नहीं है। नए वीज़ों पर वक्ती तौर पर पाबंदी लगाई गई है और नए प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जा रहे हैं, और जैसे प्रोटोकॉल डेवलप हो जाएगा तो ये आर्जी पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। मैंने वजूहात की मालूम करने की कोशिश की, उनके इल्म में न था। मैंने उनसे गुजारिश की कि जैसे वो वापस तशरीफ़ ले जाती हैं तो ये हुक्काम से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत पे पेश करें, अपना वज़ीर ख़ारजा से भी बात करें, दीगर हुकाम से भी बात करें, और इस मसले को जल्द अज जल्द दूर करें, क्योंकि हमारे UAE के साथ तारीख़ी और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो आए दिन कोई ना कोई रखना तलाश करने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर जिसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, और हमारे ताल्लुकात को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमें इस पे गाफिल नहीं रहना चाहिए और उनकी चालों को समझना चाहिए। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर साहब, कल एक इंतहाई अहम मीटिंग थी, संडे वाला दिन था। आप वज़ीर आज़म के साथ और कैबिनेट आपके कुलीग असद उमर साहब के साथ, और सर्विस चीफ्स भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, DG ISI, आर्मी, नेवी है, सब चीफ्स थे वहाँ पे मौजूद। और जब मैं आज ये हिस्ट्री निकाल के देख रहा था तो आपकी हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा बतौर वज़ीर आज़म ISI हेडक्वार्टर्स के पब्लिकली डिक्लेयर्ड दौरे किए हैं, जो कि पब्लिकली बताया भी जाता है। तो कुछ इस हवाले से शेयर करना चाहेंगे? और मेरा अपना अंदाज़ा है कि जब तमाम सर्विस चीफ बैठे हों और आप भी बैठे हों तो इंडिया और लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस वो तो यकीनन अंडर डिस्कशन आई होंगी। इंडिया की तरफ से कोई नई एस्केलेशन की थ्रेट्स भी आ रही हैं? देखिए, हम बारहा कह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से कह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करा चुके हैं। मैं इस मसले पर रिकॉर्ड के लिए तकरीबन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को 13 ख़त, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 13 खतूत लिख चुका हूँ, और उस पे मेरा हर ख़त में जहाँ और बातें हैं वहाँ ये भी जिक्र है कि हिंदुस्तान बहाने तलाश कर रहा है। वो मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से और वहाँ जो इस वक्त अक़लियतों में बेचैनी है उससे तवज्जो हटाने के लिए वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में ताक में बैठा है। मैं उनकी खिदमत पे बारहा कह चुका हूँ, बहुत से यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर से, मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर से, और वहाँ नाइजर भी मेरी 12 नशिस्तें हुई मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से, और मैं उनको ये बावर करता रहता हूँ कि अगर आप उनकी चालों को देखें,
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से निहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, इससे उनके अज़ाइम हमें दुरुस्त दिखाई नहीं देते और हमें उन पर शक है, उनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। और अब जिस तरह के वो पुष्टपनाही कर रहे हैं दहशतगर्दी की, तो इससे हमारी तशवीश है और इस पर हम गाफिल नहीं रह सकते। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर किया है और पाकिस्तानी कौम को भी हरगिज़ तैयार रहना चाहिए। एक मक्कार, एक चालाक हमारा पड़ोसी है जो हमारे मफादात को नुकसानात पहुंचा सकता है और कई दफा वो अपने कौम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों में इतनी कंफ्यूजन पैदा करता है कि कई दफा हमारे अपने लोग उनके हम कलाम हो जाते हैं। अच्छा फॉरेन मिनिस्टर साहब, कल की मीटिंग के हवाले से एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, डोमेस्टिक सिक्योरिटी सिचुएशन भी डिस्कस हुई और जल्द से जुलूस जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे करें, ये भी ज़ेर बहस आया पॉइंट? नहीं, दाखिली सियासत पर कोई बात नहीं हुई और ना ही वो मौजू था। राइट, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद बात करेंगे डॉक्टर राजा अमजद साहब से कोरोना वायरस के हवाले से और क्या हिफाजती तदाबीर हम ले रहे हैं और इसका स्प्रेड इतना तेज़ इस वक्त क्यों है, एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल नेशनल इमरजेंसी एंड रिस्पांस डॉक्टर राजा अमजद साहब। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हस्पताल हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज पे क्या दोबारा प्रेशर पड़ रहा है? केसेस जिस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं? अर्शद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये प्रेशर भी बढ़ रहा है और पेशेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। हमने, देयर इज़ नो डाउट कि हमने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज़ की है। इवन इस्लामाबाद में हमने एक नया इन्फेक्शस हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन मरीज़ बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और यही हालात है पिंडी में भी और बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो इसकी वजह क्या है? ये सेकंड वेव कह रहे हैं ख़तरनाक भी ज़्यादा है, फैल भी ज़्यादा रही है, क्यों ज़्यादा फैल रही है? देखें, अभी तक इसका वैक्सीनेशन भी नहीं है और इलाज भी नहीं है। आपको ये जो हम इलाज कर भी रहे हैं, ये हम बेसिकली नमूनिया और लंग्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज है और वो मैं हर दफ़ा कहूँगा कि प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन भी यही है कि आप, गवर्नमेंट भी आपको कह रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रिवेंशन और 3 चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और अब गैदरिंग में जाने से बाज रहें। मैं आपको एक ज़रूर आज बात कहूँगा कि अगर हम, जैसे आपके ये ARY में है, हर जगह एक फोकल पर्सन, एक मैनेजर लगा दें। वो आपके स्टूडियो में भी होना चाहिए, वो मस्जिद में भी होना चाहिए, वो ऑफिस में भी होना चाहिए, वो घर में भी, कि वो इन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन कराए। जैसे घर में एक को बड़ा होता है, किसी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसी तरह कोर्ट्स में भी वही हालात हैं। अगर जज कोई बगैर मास्क के किसी वकील को ना घुसने दे, किसी जो पटिशनर है ना घुसने दे, हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक सजेशन है कि हर जगह हर एक फोकल पर्सन होना चाहिए जो गवर्नमेंट की और हेल्थ की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कराए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद के जो बड़े अस्पताल हैं उसमें पिम्स का जिक्र आता है। पिम्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें भी कुछ इन्फेक्शंस आई हैं, कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और सर्विसेज अब जो हैं पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता। अच्छा सर, ना सिर्फ पिम्स में, ऑल ओवर द पाकिस्तान डॉक्टर्स और नर्सेज ने सबसे ज़्यादा और पैरामेडिक्स ने सफ़र किया, क्योंकि हम फ्रंट लाइन पे थे और हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। और हमारे हॉस्पिटल में, पिम्स में, पॉली क्लिनिक में, सारी जगह डॉक्टर और पैरामेडिक्स में कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसकी वजह से हमारी सर्विसेज पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। और इस इन्फेक्शियस हॉस्पिटल में हमने नया स्टाफ भी हायर किया है और वहाँ पे नए वेंट्स, और अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, PPEs नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही हालात रहे, अगर लोगों ने इसको ना परहेज़ किया, तो डेफिनेटली एक लिमिट है हमारे रिसोर्सेज की। लिमिट है रिसोर्सेज की और प्रोटेक्शन, इसमें 3 जो चीज़ें आपने बताई, अगर आवाम को बताएं, क्या उससे रुक सकता है? देखें, अगर किसी को, एक तो ये जो टेस्टिंग है, अगर किसी को खांसी या बुखार या छींक आती है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक वो एक क्लोज स्पेस में बाकी लोगों को बचाएं, मास्क पहन के रखें, बाहर अननेसेसरी क्राउड्स में ना जाएं, बाज़ारों में ना जाएं, बाज़ार में ना जाएं। आप बाज़ार जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं। बार बार आपको एक बात कही जा रही है कि हैंड वॉश करें।
اور اپنے جو بچے ہیں بڑے ہیں اگر کسی کو زکام یا بخار ہوتا ہے اس کو ایک علیحدہ اسپیس میں آئسولیٹ کریں ڈاکٹر راجہ امجد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.